एक सियार ने बताया, चाहे कलेजा निकाल कर दे देना, पर ये 3 लोग कभी अपने नहीं हो सकते हैं। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ी ही शिक्षाप्रद जानकारी है। निवेदन है आपसे इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि जो भी वीडियो में छुपी हुई जानकारी है वो आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक कीर्तिमान नाम का राजा राज करता था। उस राजा के महल के पास एक सुंदर सा देवराज इंद्र के नंदन मन की तरह बगीचा था। उस बगीचा में अनेकों तरह के फल और फूल वाले पेड़ खड़े थे, जिन पर भांत भांत के फल और फूल लगते थे। राजा के बगीचे में एक विचित्र पेड़ भी था, जिस पर सोने के फल लगते थे। राजा ने उस पेड़ की सुरक्षा के लिए कई सिपाही लगा रखे थे, ताकि कोई भी उस पेड़ से फल तोड़कर चुराकर ना ले जा पाए। माली भी उसकी हर समय देखभाल करता था। माली रोजाना शाम को उस पेड़ के फल गिन गिन कर सोता था और सुबह होने पर फिर उन्हें गिनता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, माली ने सुबह सुबह जब उस पेड़ के फल गिने तो उनमें से एक फल कम निकला। तब उस माली ने तुरंत ही राजा के दरबार में जाकर राजा के लिए यह खबर दी कि राजा साहब माली की बात सुनकर के फौरन ही बाग में पहुंच गए। राजा के लिए यह दृश्य देख करके बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि हमारे बगीचे का इतना ज़्यादा इंतजाम होने के बाद भी चारों तरफ सैनिकों का पहरा है। आखिर एक सोने का फल किसी ने चुरा लिया। कैसे चुरा लिया? राजा ने अपने दरबार में यह घोषणा की कि जो कोई भी व्यक्ति हमारे सोने का फल चुराने वाले का नाम बताएगा या उसे पकड़वाएगा, उसे हम अपने दरबार में सबके सामने सम्मानित करेंगे। राजा की यह बात सुनकर के सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा, पिताजी, यदि ऐसी बात है तो तुम चिंता मत करो। आज रात्रि में पहरा मैं लगाऊंगा और मैं तुम्हें उस चोर को पकड़ कर दिखाऊंगा जो तुम्हारे बगीचे से फल चुरा कर के ले गया है। हे राजा, कीर्तिमान ने अपने बड़े बेटे के लिए रात में पहरा देने की इजाज़त दे दी। दोस्तों, उसके बाद में बड़ा राजकुमार उसी बगीचे के चारों तरफ पहरा देने लगा। लेकिन पहरा देते देते 2-3 घंटे के बाद उस राजकुमार के लिए नींद आ गई और नींद की वजह से राजकुमार सो गया। सुबह उठ कर के राजकुमार ने जब उस पेड़ के फल गिने तो उसमें एक फल कम था। राजकुमार को बड़ा अचंभा हुआ। सोचने लगा कि मैं रात भर पहरा लगाता रहा, फिर भी कोई फल को चुरा ले गया। सुबह उसने यह बात राजा साहब को बताई। राजा ने देखा कि हमारा बड़ा बेटा सोने के वृक्ष की रखवाली करने में नाकाम रहा। उसके रात में पहरा देने के बाद भी चोर फल चुरा ले गया। अगले दिन राजा से उसके दूसरे बेटा ने इजाज़त मांगी और कहा, पिताजी, वृक्ष की रखवाली का काम आज मैं करूंगा। फल देखता हूं कौन चुरा कर ले जाता है। दोस्तों, दूसरी रात के लिए जब उसके दूसरे बेटा को इजाज़त दे दी तो वो वहां जाकर के बगीचे की ठीक से पहरेदारी करने लगा। सुबह तक चोर पकड़ में आ ही जाएगा। दोस्तों, राजा का दूसरा बेटा भी उस सोने के फल वाले वृक्ष की रखवाली करने के लिए चला गया। आधी रात तक वो पहरा देता रहा। उसके बाद उसे नींद आ गई। फल की चोरी उस दिन भी हो गई और यह देखकर के राजा बड़ा ही चिंतित हुआ। बाकी दरबार के लोगों को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए। इस बात को सोच सोच करके सभी लोग हताश और निराश बैठे हुए थे। दोस्तों, तब राजा का छोटा राजकुमार आता है और कहता है, पिताजी, आज रात आप मुझे भी इजाज़त दे दो। मैं भी उस वृक्ष की पहरेदारी करना चाहता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वह चोर कौन है जो हमारी
पकड़ में नहीं आ रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आज रात्रि में मैंने पहरा दिया तो उस चोर को मैं जरूर पकड़ लेंगे और आपके हवाले कर दूंगा। एक बात आपको बता दूं, राजा कीर्तिवान अपने पुत्रों को छोटे पुत्र से अधिक नाराज रहता था। उसकी नाराजगी का कारण था कि वह अपने बेटे के लिए सबसे बड़ा बुद्धू मानता था। राजा ने अपने छोटे बेटे से कहा, जब तुम्हारे 2 भाई असफल हो गए हैं तो तुम क्या कर सकोगे? इसलिए बेटा, तुम जाओ अपना काम करो, यह बात तुम्हारे बस की नहीं है। किंतु राजा का छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने कहा, पिताजी एक बार मुझे अवसर तो दो। राजकुमार के बार बार निवेदन करने पर अंत में राजा ने उसे पहरा देने के लिए इजाज़त दे दी। दोस्तों, अब छोटा राजकुमार उस वृक्ष की रखवाली करने के लिए बगीचे में पहुंच गया और रात में जाग कर उसकी पहरेदारी करने लगा। उस राजकुमार ने तय किया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी परिस्थिति में सोऊंगा ही नहीं और आज रात्रि में उस चोर के लिए जरूर पकड़ाऊंगा। दोस्तों, अपनी नींद को जीतकर राजकुमार उस वृक्ष पर दृष्टि बनाए हुए था। आधी रात्रि के बाद उसने देखा कि एक सोने का तोता उड़ता हुआ आया और उस वृक्ष पर बैठ गया। उसके देखते देखते सोने का वह तोता एक फल अपनी चोंच में कसकर पकड़ करके वहां से जाने को हुआ। राजकुमार तो पहले से ही सावधान था। उसने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस तोते पर निशाना साधा। वो समझ रहा था कि कोई मनुष्य होगा, लेकिन ये तो एक तोता था। राजकुमार ने अपने धनुष से तीर छोड़ दिया। दोस्तों, वह तोता बड़ा चालाक था। वह तीर के बार को बचा गया और पंख फड़फड़ाता हुआ वहां से उड़ गया। तीर लगने से उस सुनहरे तोता का एक पंख टूट करके नीचे गिर पड़ा। राजकुमार ने वो पंख उठा करके अपनी जेब में रख लिया और सवेरा होते ही पूरी बात राजा साहब को बताई। वो सोने का पंख भी राजा साहब को दे दिया। सोने के पंख को निहार करके राजा बड़ा चकित हुआ। वो उस पंख को देख करके उस पर मोहित हो गया। वो पंख को हाथ में लेकर के देखता हुआ कहने लगा, पुत्रों, जब तक पंख इतना सुंदर है, जब यह पंख इतना सुंदर है तो वह पूरा पक्षी कितना सुंदर होगा। ऐसा पक्षी तो हमारे राजमहल में होना चाहिए। वास्तव में हमारा राजमहल उस सोने के तोते से और भी अधिक सुशोभित हो जाएगा। दोस्तों, राजा ने फौरन अपने मन की इच्छा बताई और बोला, पुत्रों, अब मैं यह चाहता हूँ कि उस तोते को कोई पकड़ कर लाए। राजा की बात सुनते ही सबसे पहले राजा का बड़ा लड़का इस काम के लिए तैयार हुआ और बोला, पिताजी, मैं जाऊंगा तोते को ढूंढकर। इस प्रकार उस सुनहरे तोते को ढूंढने के लिए राजा कीर्तिवान का बड़ा बेटा जंगल की ओर चल दिया। जंगल में पहुंचते ही राजकुमार ने देखा कि एक वृक्ष के नीचे बैठा एक सियार आराम कर रहा था। सियार को देखकर के राजकुमार ने धनुष पर तीर चढ़ाया और सियार के ऊपर छोड़ने ही वाला था। तभी उसी समय सियार ने चिल्लाकर कहा कि हे राजकुमार, आप मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने के तोता की खोज में निकले हो। यदि तुम मेरी राय मानो और मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो तो तुम अपने काम में सफल होकर के लौटोगे। इसी रास्ते पर सीधे चले जाओ। आगे जाने पर तुम्हें एक गांव से पहले 2 गुफाएं मिलेंगी। उसमें एक गुफा बहुत ही सुंदर सजी धजी दिखाई देगी और दिखने में बड़ी अच्छी होगी। दूसरी गुफा ऊबड़ खाबड़ झाड़ खंडर से युक्त होगी, लेकिन तुम उस सुंदर गुफा में प्रवेश मत करना। तुम उस झाड़ियों से युक्त गुफा में प्रवेश कर जाना। जब तुम उस गुफा के अंदर जाओगे और तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर के लौटो। सियार की बात सुनकर राजकुमार ने सोचा, जरूर है
सियार मुझे मूर्ख बनाकर के किसी गलत स्थान पर पहुंचाना चाहता है। मुझे इस धूर्त सियार की बातों में नहीं आना चाहिए। अब तो राजकुमार ने उस सियार को डांटते हुए कहा, अरे धूर्त सियार, तू मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। मैं तेरी बातों में नहीं आऊँगा। मुझे तेरी मदद और सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। भाग जा यहाँ से। इतना कहने के बाद राजकुमार ने धनुष से तीर उस सियार के ऊपर छोड़ दिया, लेकिन वह चालाक सियार राजकुमार के तीर से बच करके भाग गया। दोस्तों, उसके बाद राजकुमार ने आगे को प्रस्थान किया। चलते चलते वह एक नगर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि सचमुच वहाँ 2 गुफाएं थीं। उसमें एक गुफा बड़ी ही साफ सुथरी और सुंदर लग रही थी और अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज़ें भी आ रही थीं। उस सुंदर गुफा को देख करके राजकुमार के मन में भी उसके अंदर जाने की इच्छा हुई। राजकुमार जाते ही जाते उस सुंदर सी गुफा में जाकर के ठहर गया। गुफा में पहुंचने के बाद वह भी उस नाच गाने में शामिल हो गया। वो यह भूल गया कि वो एक सोने के तोता की तलाश में निकला था। इस प्रकार से कई दिन बीत गए। ना तो उसने उस तोते की तलाश की और ना ही वो अपने घर लौट करके गया। तब राजा कीर्तभान ने अपने दूसरे बेटे के लिए आदेश दिया कि बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई भी अभी तक लौट कर नहीं आया है। सोने के तोता की तलाश करने के लिए गया था। अब तुम जाओ और उस तोते की तलाश करके आओ। राजा की आज्ञा पाकर के राजा का दूसरा बेटा जंगल के लिए चल दिया। जंगल में पहुंचता तो उसे वहीं सियार मिल गया जो उसके बड़े भाई को मिला था। वही बातें सियार ने उस दूसरे राजकुमार से कहीं, लेकिन दूसरे राजकुमार ने भी अपने बड़े भाई की तरह सियार की बात को नहीं माना और चलते चलते वह सुंदर गुफा के अंदर चला गया। उस गुफा में हो रहे नाच गाने में वो भी व्यस्त हो गया। वह भी भूल गया कि वह किस काम से आया है। दोस्तों, जब दूसरा राजकुमार भी लौटकर अपने नगर नहीं गया, तब राजा के सबसे छोटे बेटे ने राजकुमार से राजा से कहा, पिताजी, मैं सोने के तोता की खोज करने के लिए जाऊंगा। राजा ने कहा, बेटा, जब तुम्हारे 2 भाई उस तोते को अभी तक तलाश करके लेकर नहीं आ पाए तो तुम क्या कर पाओगे, इसीलिए तुम शांत घर पर ही बैठो। राजा के बार बार मना करने के बाद भी छोटा राजकुमार जिद करने लगा। तब मजबूर होकर के राजा ने उसे जाने की इजाज़त दे दी। दोस्तों, अपने भाइयों की तरह छोटा राजकुमार भी घोड़ा लेकर के निकल पड़ा। जंगल में पहुंचने पर उसे भी वही सियार मिला। राजकुमार ने अपना धनुष बांध लिया और सियार पर तान दिया। सियार ने कहा, हे राजकुमार, मुझे मत मारो, तुम्हारे बहुत काम आऊँगा। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम अपने उद्देश्य में सफल होकर के लौटोगे। दोस्तों, उस राजकुमार ने सियार की बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, ठीक है, आप जैसा बताओगे मैं वैसा ही करूँगा और मैं तुम्हें अब नहीं मारूँगा। तब खुश होकर के सियार कहता है कि हे राजा के बेटे, तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान मालूम पड़ते हो, क्योंकि तुमने मेरी बात को मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं उठाया। मैं तुमसे इसी बात से प्रसन्न हूँ और बड़ा ही खुश हूँ। मुझसे जितनी हो सकेगी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। चलो, मैं तुम्हें उस गुफा तक पहुँचा देता हूँ। आओ और मेरी पीठ पर बैठ जाओ। इस प्रकार वो सियार अपने आगे के लिए जब लेकर के बढ़ा तो राजकुमार उसके ऊपर सवार हो गया और राजकुमार के बैठते ही वो सियार एकदम से हवा में लहराने लगा। थोड़ी ही देर में उस जंगल और पहाड़ों को पार करता हुआ उसी नगरी में जा पहुंचा। वहां उसे 2 गुफा दिखाई दी। तब राजकुमार ने उस सियार की बात मानकर उस पुरानी गुफा में ही डेरा डाल दिया और वहीं अपने
रहने का स्थान बना लिया। दोस्तों, वहीं थोड़ी दूर पर बहुत सुंदर सी देखने वाली भी गुफा थी, पर छोटा राजकुमार उसके लोभ में नहीं आया। वो उस गुफा में नहीं गया। रात भर विश्राम करने के बाद सवेरा होने पर राजकुमार आगे को चल देता है। वहां से कुछ दूरी तय करने पर उसे वही सियार फिर से मिल जाता है। तो उसने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, अब मैं तुम्हारे लिए बताता हूँ। अब यहाँ से आगे तुम्हें क्या करना है। तुम यहाँ से सीधे चलते रहो। आगे चलने पर तुम्हें बहुत ही सुंदर महल मिलेगा, जिस महल की हर समय सिपाही लोग पहरेदारी करते हैं। तुम उन सिपाही से मत डरना और सीधे उस महल के अंदर चले जाना, क्योंकि वह सिपाही इस समय सो रहे होंगे। तुम निश्चिंत होकर के उस महल के अंदर चले जाना और उस महल के कमरों को पार करते हुए जब उस जगह पर पहुंच जाना जहां पर लोहे के एक मामूली से पिंजड़े में सोने का तोता बंद है। तुम उस तोते को पिंजरे सहित उठा करके महल के बाहर ले आना। लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, उस सोने के तोते के पास में एक बहुत सुंदर सा हीरा जवाहरात से जड़ा हुआ पिंजड़ा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी उस तोते को उस पिंजड़े में मत रखना। यदि तुम उस लोहे के पिंजड़े में से तोते को निकाल करके उस हीरे जवाहरात वाले जड़े पिंजड़े में रखने की कोशिश करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद फिर से उस सियार ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में राजकुमार के लिए उस महल के पास ले पहुंच गया। राजकुमार ने उस महल के पास में जाकर के देखा कि वास्तव में उस महल के पहरेदार जो सिपाही थे वह गहरी नींद में सो ही रहे थे। वह बिना डरे ही सीधे महल में घुस गया और थोड़ी देर बाद उसी जगह पर जा पहुंचा जहां पर सोने का तोता पिंजड़े में बंद था और उस तोते के पिंजड़े के पास में 3 सोने के फल भी पड़े थे। राजकुमार उन्हें देखते ही पहचान गया कि यह फल मेरे ही बगीचे से चुरा करके लेके आया है। राजकुमार को सोने का तोता बहुत ही सुंदर लगा। वह बड़े गौर से उसे देख रहा था। सोने का तोता लेकर के राजकुमार वहां से जाने ही वाला था, तभी उसकी नज़र पास में रखे हुए सुंदर से पिंजड़े पर पड़ जाती है। वह पिंजड़ा हीरे जवाहरातों से जड़ा हुआ था। वह पिंजड़ा देखने में बहुत सुंदर था। उसमें एक से एक कीमती हीरे जड़े हुए थे। राजकुमार को तोता रखने के लिए वही पिंजड़ा अच्छा लगा। वो पिंजड़े की चमक दमक में उस सियार की बात को भूल गया और उस पिंजड़े में ही उस तोते को रख लेता है। हीरा जवाहरात से जड़े हुए पिंजरे में बंद कर दिया। उसने नए पिंजरे में आने के बाद में जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। वो राजकुमार उस पिंजड़े को उठाकर उस जगह से थोड़ी दूर पर ही निकल पाया था। तभी उसी समय पर बहुत सारे सिपाही राजकुमार के पास आ पहुंचे और सिपाही ने उस राजकुमार के लिए बंदी बना लिया। दोस्तों, राजकुमार के लिए अपनी भूल पर पश्चाताप होने लगा। उसे याद आने लगा कि सियार ने मुझसे क्या कहा था और मैंने क्या कर दिया। दोस्तों, अब क्या हो सकता है। तब तो मैं सिपाही के द्वारा बंदी हो चुका हूँ। तब सिपाही उस राजकुमार को खींचते हुए राजा के दरबार में लेकर के गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने पूरी बात बता दी। राजा कहने लगा, हे राजकुमार, तुम आज मेरे महल में चोरी करने के लिए आए थे। इस अपराध में से मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। तुमने ऐसा अपराध किया है कि अपराध की वजह से मैं तुम्हें फांसी की सजा देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक अवसर देता हूँ। हे राजकुमार, यदि तुमने मेरा एक काम कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यदि तुम मेरे लिए
सोने का एक मृग लाकर के दे दोगे तो मैं तुम्हें इज्जत के साथ में बरी कर दूंगा, और इसके बदले में मैं तुम्हें सोने का तोता भी दे दूंगा। दोस्तों, हुआ क्या, राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की वह शर्त माननी पड़ी। अब तो राजकुमार सोने के मृग की तलाश में निकला। उस महल से बाहर जाने के बाद में राजकुमार ने देखा कि वह सियार उसका इंतजार कर रहा था। उस राजकुमार ने जाकर उस सियार को सभी बातें बताईं, समझाईं। उसी समय पर सियार ने बड़े निराश होकर के कहा, हे भाई, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुमने मेरे बताए हुए अनुसार कोई काम नहीं किया है, जैसा मैंने पहले तुम्हें समझाया था। यदि तुम उसी प्रकार से काम करते तो तुम इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ते। राजकुमार बोला, भाई तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो सियार बोला, भाई तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे माफ़ कर दो। राजकुमार कहता है, मुझे माफ़ कर दो और एक बार मेरी मदद और कर दो। तुम्हारे बिना सहायता के मैं सोने का मृग नहीं ला पाऊंगा। मुझसे यहाँ के राजा ने सोने का मृग लाने के लिए कहा है। यदि मैंने ऐसा नहीं किया, सोने का मृग लाकर के नहीं दिया, तो वो मुझे फांसी लगा देंगे और वो सोने का तोता भी नहीं देंगे। दोस्तों, तब सियार ने राजकुमार की बात को सुनकर कहा, खैर भाई, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। अब तुम एक काम करो, मेरे ऊपर सवार होकर तुम मेरे साथ सीधे चलो। यहाँ से कुछ दूर जाने के बाद तुम्हारे राज्य में तुम्हें एक महल मिलेगा। उस महल के पास एक बगीचे में तुम्हें सोने का मृग, उस बगीचे के नौकर जाग कर सभी सो रहे होंगे। जो भी नौकर चाकर हैं वो सभी सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना, उस सोने के मृग के लिए पकड़ कर ले आना। लेकिन राजकुमार, एक बात याद रखना, उस मृग को बांधने के लिए वही 2 रस्सी पड़ी होंगी। उनमें से एक तो रस्सी पुरानी होगी और दूसरी सोने की रस्सी होगी। तुम उस मृग को साधारण रस्सी में बांधना, उस सोने की रस्सी को हाथ मत लगाना। उसके बाद तुम उस मृग को पकड़कर उसकी पीठ पर सवार हो जाना और ले आना, क्योंकि वो मृग घोड़े की तरह दौड़ता है। तुम उस मृग को दौड़ाते हुए बगीचे से बाहर निकल आना। राजकुमार ने कहा, भाई, इस बार मैं कोई गलती नहीं करूँगा, जैसा तुमने बताया है मैं वैसा ही करूँगा। दोस्तों, तब सियार ने उस राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया और कुछ ही क्षणों में उस राजकुमार को लेकर के वो उस किले के बगीचे के पास में पहुंचा गया। उस बगीचे के पास पहुंचते ही उस सियार ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चला गया। तब राजकुमार सीधा उस किले के अंदर घूमता हुआ सीधे उस बगीचे में जाता है। तो किले में जाकर उसने देखा कि सभी नौकर चाकर सो रहे हैं। फिर थोड़ी देर में वह राजकुमार उस महल के पास में जो बगीचा था, उस बगीचे में पहुंच जाता है। उस बगीचे में एक बहुत सुंदर सा सोने का मृग घूम रहा था। राजकुमार ने उस बगीचे में जाकर देखा तो वो मृग वास्तव में सोने का मृग था। इतना सुंदर मृग उस राजकुमार ने कभी सपने में भी नहीं देखा था। राजकुमार ने आगे बढ़कर के उस मृग के लिए पकड़ लिया। जब वो उसने लेकर के उस बगीचे से बाहर निकलने वाला तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी, सोने की रस्सियों पर पड़ी। वो रस्सी दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी और उसमें हीरे मोती चमाचम चमक रहे थे। उसके पास में एक पुरानी साधारण सी रस्सी पड़ी हुई थी। इतने में सुंदर मृग पर पुरानी साधारण सी रस्सी बांधना अच्छा नहीं लगेगा। राजकुमार सोने की रस्सी के लोभ में पड़ गया। उसने वह साधारण रस्सी को छोड़कर सोने की रस्सी उठा ली और उसके गले में बांधने लगा। दोस्तों, हुआ क्या, वह मृग
उसी समय जोर जोर से चिल्लाने लगा। मृग की आवाज़ सुनकर के महल के जो नौकर चाकर थे वे सब जाग गए। थोड़ी देर में उन सैनिकों ने उस राजकुमार के लिए बंदी बना लिया। तब सिपाहियों ने उस राजकुमार के हाथ बांध करके अपने राजा के सम्मुख पेश कर दिया। तब राजा ने सारी कहानी सुनकर कहा, युवक, तुमने मेरे सोने के मृग को चुराने की कोशिश की है, इसलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा का हुक्म देता हूँ। लेकिन राजकुमार, तुमसे पहले यदि तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यहाँ से कुछ दूरी पर एक हीरे जवाहरात से बना हुआ एक महल है और महल में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती है। राजकुमारी, यदि तुम मेरे लिए उस राजकुमारी को लाकर के दे दोगे तो मैं तुम्हारे प्राण छोड़ सकता हूँ और तुम्हें उसके बदले में सोने का यह मृग भी दे दूंगा। दोस्तों, अब वो राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में पड़ गया। राजकुमार को मजबूर होकर उस राजा की शर्त माननी पड़ी। अब राजकुमार वहां से हीरे जवाहरात से जड़े हुए उस महल की खोज में निकल पड़ा। वहां से कुछ दूर पर उसे फिर से वही सियार मिल जाता है। सियार कहने लगा, हे भाई, तुमने इस बार भी मेरी बात के लिए नहीं माना, उसे मजाक समझ लिया। यदि तुम मेरी बातों के लिए मान जाते तो आज यह नई मुसीबत तुम्हारे आगे नहीं खड़ी होती। राजकुमार, अब मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें उस हीरे जवाहरात से जड़े हुए महल के पास पहुंचा आऊंगा। तुम उस महल के बाहर छुपे रहना। जब उस महल से निकलकर राजकुमार एक सरोवर में नहाने के लिए आए तो उसी समय पर तुम आगे बढ़कर उस राजकुमारी का हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रकला का हाथ पकड़ लोगे तो उसी समय राजकुमारी तुम्हारे साथ आने को तैयार हो जाएगी। लेकिन राजकुमार, एक बात तो तुम मेरी गांठ बांध कर याद रखना, तुम उस राजकुमारी के लिए वहां से अपने साथ लेकर चले आना। वो चाहे कितना भी कहे पर उसे महल में वापस मत लेकर जाना। सियार के कहने पर वो राजकुमारी मीठी मीठी बातों में फंसाने का प्रयास तो बहुत करेगी और तुमसे कहेगी कि मैं अभी तुरंत ही अपने माता पिता से मिलकर के आती हूँ। लेकिन तुम उस राजकुमारी की इन मीठी मीठी बातों में मत फंस जाना। अगर तुमने उसे जाने दिया तो फिर तुम नई मुसीबत में फंस जाओगे। इतना कहने के बाद सियार ने राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया और हवा से तेज उड़ता हुआ वो सियार वहाँ उस हवा महल के पास उस सुंदर से महल की ओर छोड़ देता है। पहुँचते ही राजकुमार एक वृक्ष की आड़ लेकर के खड़ा हो गया। इधर राजकुमार सरोवर में स्नान करने के लिए महल से बाहर आई तो उसी समय पर राजकुमार ने बड़ी हिम्मत बांध करके आगे बढ़कर राजकुमारी का हाथ कसकर पकड़ लिया। राजकुमार के छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजकुमारी कहने लगी, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहते हो मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। राजकुमार को सियार की बात अच्छी तरह से याद थी। सोचने लगा, अब मैं कोई गलती नहीं करूँगा। तो राजकुमार ने कहा, नहीं राजकुमारी, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें अभी तुरंत ही मेरे साथ चलना पड़ेगा। राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी। राजकुमारी को रोता हुआ देख करके राजकुमार को उस पर दया आने लगी। एक स्त्री के आंसुओं ने उसे पिघला दिया। इस प्रकार दयावश राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में राजकुमार राजी हो गया
और कहने लगा कि हे राजकुमारी, तुम रो नहीं, थोड़ी देर के लिए तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे मिलने के बाद शीघ्र ही मेरे पास लौट कर आना। दोस्तों, जैसे ही राजकुमारी ने अपने महल में पैर रखा तो उसी समय उस महल के पहरेदार जाग गए और उन्होंने तुरंत राजकुमार के लिए बंदी बना लिया अपनी करनी पर। अब तो राजा का बेटा बहुत पछताने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। सियार ने तो उसे बहुत आगाह किया था, बहुत समझाया था, पर वो बार बार गलती करता जा रहा था। इधर सिपाहियों ने उसे अपने राजा के पास ले जाकर के पेश कर दिया। राजा इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज था। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस नौजवान को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। दोस्तों, राजा का ऐसा आदेश सुनकर राजकुमार रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ा विचार करके कहा, नौजवान, मैं अपने द्वारा दिया गया आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन उससे पहले तुम मेरा एक प्रिय काम कर दो तो राजकुमार, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। हमारे महल के ठीक सामने एक बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है। इस पहाड़ के कारण हमारे किले की सुंदरता फीकी पड़ गई है। यदि तुम 8 दिन के भीतर इस पहाड़ को तोड़कर समतल कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और अपनी राजकुमारी चंद्रकला का विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। दोस्तों, तब राजा की बात सुनते ही वो राजा का बेटा उस महल से बाहर निकलने के बाद उस पहाड़ को देखने लगा। राजकुमार के हाथ में तलवार थी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इतना विशाल पहाड़ है, 8 दिन में इस पहाड़ के लिए मैं कैसे तोड़ पाऊंगा। राजा का बेटा सोच सोच करके बड़ा परेशान था, परंतु उधर उसके प्राण भी संकट में थे। इसीलिए वह अपनी तलवार से ही धीरे धीरे उस पहाड़ को तोड़ने लगा। पहाड़ तोड़ते तोड़ते 7 दिन पूरे हो गए, परंतु वह पहाड़ एक हिस्सा भी नहीं तोड़ पाया था। दोस्तों, राजकुमार थका हारा दुखी होकर के बैठ गया और उसे अपनी करनी पर बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगा। जानबूझकर के मैंने कुल्हाड़ी अपने पैरों में मारी है। राजकुमार मन ही मन कहने लगा, यदि मैंने उस सियार की बातों को मान लिया होता तो आज मेरे लिए कितना लाभदायक होता, कितना लाभ होता। उस पर उस सियार ने मुझे हर बार अच्छी से अच्छी सलाह दी और मैं हर बार उसके विपरीत चलता रहा, तो आज बैठा बैठा यही सोच रहा था। फिर अचानक से उसे अपने पैरों के पास में सियार की पूंछ हिलाती हुई दिखाई दी। दोस्तों, राजकुमार ने जब नज़र उठाकर के देखा तो सचमुच में वही सियार उसके सामने खड़ा था। सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए राजकुमार, क्या हाल है? इस बार तुम्हारी मदद करने के लिए मेरी जरा भी इच्छा नहीं हो रही, लेकिन मैं तुमको 7 दिनों से इस पहाड़ को तोड़ते हुए देख रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम पर थोड़ा तरस आ रहा है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चला आया। जाओ, तुम जाकर के आराम करो, क्योंकि तुम पहाड़ तोड़ते तोड़ते थक चुके हो। तुम सो जाओ, तुम्हारा यह काम मैं कुछ ही घंटों में निपटा दूंगा। राजकुमार सियार की बात मान करके चुपचाप वहाँ से उठ करके विश्राम करने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर में राजकुमार के लिए नींद आ गई, क्योंकि हारा थका था। सुबह के लिए जब राजकुमार सोकर के उठा तो उसने अपनी आंखों से देखा तो उसे भरोसा नहीं हुआ। उसने देखा कि वहाँ कहीं उस पहाड़ का तो नाम निशान भी नहीं था। वहाँ महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। दोस्तों, यह देखकर के राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ। वह सीधा वहाँ से राजा के दरबार में पहुँचा। तब राजा उसके काम से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ। राजा ने
तुरंत ही अपने वादे के अनुसार अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी चंद्रकला के साथ कुछ दूर तक चला तो उसे रास्ते में फिर से वही सियार मिल गया। कहने लगा, बधाई बधाई हो राजकुमार राजकुमारी, चंद्रकला के साथ ही तुम्हें देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता प्राप्त हो रही है। लेकिन अब तुम्हें सोने का मृग और सोने का तोता भी प्राप्त करना होगा, क्योंकि वह दोनों चीज़ें तुम्हारे ही मतलब की हैं। उन्हें प्राप्त करना अब तुम्हारे लिए कोई कठिन काम नहीं रहा है। तब राजकुमार सियार से कहने लगा, भाई अब मुझे सोने का मृग और सोने का तोता कैसे मिल सकता है, क्योंकि अगर मैं सोने का मृग लूँगा तो बदले में राजकुमारी देनी पड़ेगी, सोने का तोता लूँगा तो सोने का मृग देना पड़ेगा। तो मैं राजकुमारी चंद्रकला के लिए भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। तब सियार ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम भूलकर मत करना। राजकुमारी का तुम्हारे साथ विवाह हुआ है और अब ये तुम्हारी धर्मपत्नी है, तुम इसे राजा को देना मत। तुम एक काम करो, तुम पहले राजकुमारी चंद्रकला को लेकर के सोने के मृग वाले राजा के पास जाओ। राजकुमारी को देखते ही राजा प्रसन्न होकर के तुम्हें सोने का मृग दे देगा। तुम उसी समय उस मृग पर सवार हो जाना और सवार होने के बाद उन सभी लोगों से विदा मांगना और राजकुमारी से सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रकला के पास विदा मांगने के लिए जाओ तो उसी समय राजकुमारी चंद्रकला का हाथ पकड़ करके इस मृग पर बैठा लेना और फिर मृग को वहाँ से बढ़ा देना। राजकुमार वो मृग इतना तेज गति से दौड़ेगा कि उसे कोई घुड़सवार नहीं पकड़ सकता है। जाओ, पहले तुम यह काम पूरा करो, उसके बाद मैं तुम्हें आगे का रास्ता बताऊंगा कि फिर आगे क्या करना है। दोस्तों, राजा का बेटा अब तो सियार की योजना के अनुसार काम करने लगा। जिस राजा का सोने का मृग था, उस राजा ने खुश होकर के उसे इनाम में सोने का मृग दे दिया। राजकुमार उस मृग पर तुरंत ही सवार हो गया और राजा से वहाँ से जाने की विदा मांगने लगा। अंत में वह राजकुमार राजकुमारी को उठा करके उस मृग को तेज गति से दौड़ाता हुआ उस महल से बाहर दूर निकल गया। दोस्तों, वो राजा अपना मुँह ताक रहा था। इधर रास्ते में एक वृक्ष के नीचे वही सियार उसका इंतजार कर रहा था। राजकुमार को देख करके वो सियार कहने लगा, बहुत अच्छा राजकुमार, अब तुम वहाँ से जाने के बाद उस सोने के तोता के लिए भी प्राप्त करो। तुम यह मृग लेकर के सोने के तोता वो राजा के पास जाओ। वो राजा इस मृग को देख करके बहुत प्रसन्न हो जाएगा और लोग प्रसन्नता में अक्सर गलतियां करते हैं। कहते हैं कि भय और खुशी के मौके पर लोग अच्छे बुरे का विचार त्याग देते हैं, उस समय सोच समझ करके काम नहीं करते। तुम उस राजा के हाथ से पिंजरा ले लेना और जब वह सोने का मृग आपसे मांगे तो मृग की पीठ पर बैठकर वहाँ से छूमंतर हो जाना, भाग जाना, और ऐसे में कोई भी व्यक्ति तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। दोस्तों, इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस सियार ने बताया। राजा का बेटा अपनी पत्नी के साथ जब उस राजा के पास पहुंचा तो उसने राजा से सोने का तोता मांगा। तो राजा ने उस सोने तोता का पिंजरा राजकुमार के हाथ में पकड़ा दिया। वो तो यह समझ रहा था कि राजकुमार यह सोने का मृग मुझे दे देगा, और राजकुमार ने उसे मृग को नहीं दिया, उल्टा उस मृग को दौड़ा दिया। वो मृग हवा में उड़ने लगा। बेचारा राजा देखता ही रह गया।
दोस्तों, इस प्रकार आगे जाने पर राजकुमार को वही सियार फिर मिल गया। तब राजकुमार ने उस सियार से कहा, हे भाई, तुमने मेरी इतने लंबे सफ़र में बहुत मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे यह राजकुमारी सोने का मृग और सोने का तोता मिला है। तुम्हारे मुझ पर बहुत एहसान है। मैं अपने एहसानों को उतारना चाहता हूँ। बताओ, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूँ? तब सियार बोला, राजकुमार, अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक तीर चला करके तुम मेरे प्राण ले लो, मुझे मार डालो। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा करोगे, तुम मेरे एहसानों से मुक्त हो जाओगे। दोस्तों, उस सियार के मुख से ऐसी बात सुनकर के राजा के बेटे को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगा, भाई, आखिर तुम यह क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? तुमने तो मेरी इतनी बार जान बचाई है, तुमने मेरे साथ अच्छा किया है, इतने लंबे समय से मेरी कई बार मदद की है। इसके बदले में तुम्हारी जान कैसे ले लूं? तो मुझसे ज़्यादा कृत्य इंसान, क्रूर इंसान कौन होगा? यह अपराध मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, राजकुमार की इन बातों को सुनकर के सियार बड़ा आहत हुआ। कहने लगा, हे भाई, यदि तुम मेरी यह बात नहीं मानोगे, यह छोटा सा काम नहीं कर सकते हो, तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें 2 बातें बताता हूँ। मेरी इन 2 बातों को हमेशा याद रखना। पहली बात, तुम यहाँ से जाने के बाद किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना। दूसरी बात, तुम ऐसे आदमी के लिए कभी धन खर्च मत करना जिसको फांसी लगने वाली हो। सियार की बात सुनकर के राजकुमार कहने लगा, मित्र, कैसी बातें करते हो? मैं भला किसी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा, और मैं ऐसे आदमी के लिए धन खर्च क्यों करूंगा जिसको फांसी लगने वाली हो? दोस्तों, इस प्रकार से वो सियार राजकुमार को 2 बातें बताकर के वहां से चला गया, और वह राजकुमार का बेटा भी अपनी पत्नी को और सोने के तोता के साथ उस मृग की पीठ पर बैठ करके आगे को चल देता है। कुछ ही समय में वो उसी छोटे से नगर में पहुंच जाता है जहां उसने उस गुफा में प्रवेश किया था, जिसमें वो गुफा दोनों गुफा बनी हुई थी। जैसे ही वो उस नगर में पहुंचा तो उस नगर के लोग राजकुमार को देखने के लिए बाहर निकल कर के आए। उन्होंने देखा कि एक सोने के मृग के ऊपर एक राजकुमार और एक सुंदर राजकुमारी बैठे हैं। राजकुमार के हाथों में एक सोने का सुंदर तोता है। यह देखकर वे सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। दोस्तों, तब तक राजकुमार ने देखा कि उस नगर के बगीचे में एक जगह पर बहुत से लोग इकट्ठे बैठे हैं और वहां पर कुछ शोर सा हो रहा था। राजकुमार के पूछने पर वहां के लोगों ने बताया कि वहां पर 2 लोगों के लिए फांसी देने की तैयारी हो रही है। अगर में लोगों की बात सुनकर के राजकुमार उसी तरफ जाने लगा। लोगों की बात सुनकर के वो राजकुमार उस तरफ जाने लगा। वहां पहुंचने पर उस राजकुमार ने देखा कि जिन 2 लोगों को फांसी होने वाली है वे उसी के दोनों बड़े भाई थे। वे लोग तब से लेकर अब तक उसी सजी हुई सुंदर गुफा में रह रहे थे और वह तरह तरह के बुरे कर्मों में लिप्त हो चुके थे। सुंदर सुंदर युवतियों के बीच रहकर के उनका चरित्र बिगड़ गया था। शराब पीने वालों के साथ में रह करके वे शराबी हो गए थे। जुआरी लोगों के साथ रह करके वे जुआ खेलने लगे थे। उनके पास जितना धन था वो सारा धन जुए में हार चुके थे। उन्होंने उस गुफा में रहते हुए नगर के लोगों से बहुत सारा पैसा भी मांग लिया था। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर के सब नगर के लोग उन दोनों राजकुमारों के लिए फांसी लगाने के लिए जा रहे थे। आखिर वह राजकुमार भला
यह सब देकर के कैसे होने देता। उन्होंने तुरंत जाकर के नगर के लोगों से कहा, हे भाइयों, आप मुझसे यह पैसे ले लो और इन लोगों के लिए छोड़ दो। उस छोटे राजकुमार के बार बार निवेदन करने पर नगर के लोगों ने लेकर उन्हें छोड़ दिया, पैसे लेकर उन्हें छोड़ दिया, लेकर राजी हो गए। दोस्तों, अब तो छोटा राजकुमार अपने दोनों भाइयों से मिलकर के बहुत प्रसन्न हुआ और वे तीनों वहाँ से आगे के लिए चल दिए। वहाँ से कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। कुएं को देखकर के बड़े राजकुमार ने कहा, चलो भाइयों, हम लोग बहुत दूर से चलकर आए हैं, इस कुएं के पास बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। यहाँ पर कुछ जलपान करने के बाद हम लोग आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, बड़े भाई की बात सुनकर के छोटा राजकुमार राजी हो गया। जब तक तो वो राजकुमार यह भूल चुका था कि उसने सियार से विदा लेते हुए उस सियार ने वो दो बातें बताई थीं। दोस्तों, छोटा राजकुमार मृग से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और वहाँ बैठ करके आराम करने लगा। तब उसके दोनों भाइयों ने मौका देकर के उसे कुएं में धकेल दिया। उसके बाद में उन दोनों राजकुमारों ने राजकुमारी के लिए उसी सोने के मृग पर बैठाया और वहाँ से सोने का पिंजड़ा लेकर के उड़ करके चल दिए। अपने भाई को कुएं में धकेल करके वे दोनों अपने नगर लौट आए और घर लौटते समय उन्होंने राजा से आकर के कहा कि पिताजी, हम सोने के तोता को पकड़ करके ले आए हैं। इसी तोते ने हमारे बगीचे में से सोने के फल चुराए थे। इसके साथ साथ पिताजी, हम इस सोने के मृग को भी लेकर के आए हैं और इस सुंदर राजकुमारी को भी लेकर आए हैं। यह सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और नगर के लोगों ने भी इस बात की खुशी मनाई। इस बात को सुनकर राजकुमारी खुश नहीं थी। वो राजकुमारी बराबर रोती रही। उसने तो धीरे धीरे करके खाना पीना भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि उस मृग ने भी खाना पीना छोड़ दिया। वह सोने का तोता भी उदास रहने लगा। तब राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजा के बार बार कोशिश करने पर भी ना तो वह राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने का मृग। उसने भी कुछ नहीं खाया पिया, तोते ने भी नहीं कुछ खाया पिया। उधर छोटा राजकुमार तो उस कुएं में पड़ा था। उसके दो सगे भाई थे, उन्होंने ही उन्हें कुएं में ढकेल दिया था, लेकिन भगवान की कृपा से वो मर नहीं पाया, क्योंकि उस कुएं में डूबने लायक पानी नहीं था। वह बेचारा कुएं में पड़ा पड़ा अपने भाग्य को कोसने लगा। तब उसे उसी सियार की बात याद आई और वह सियार की बातें याद करके बहुत पछताने लगा। उसने कहने लगा, यदि मैंने उस सियार की बात आज मानी होती तो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ता। दोस्तों, उधर राजकुमार ने जैसे ही उस सियार को याद किया, वो सियार उसी क्षण प्रकट हो गया। सियार कहने लगा, भाई, मैंने तुम्हें बार बार समझाया था, मगर तुम मेरी बातों को भूल जाते हो। मैंने तुमसे कहा था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे लोगों की मदद मत करना जिनको फांसी होने वाली हो। अच्छी तरह से गर्म किया हुआ पानी फिर से ठंडा हो जाता है। उसी तरह दुष्ट लोग चाहे कितनी भी अच्छाई दिखाएं, अच्छाई का ढोंग करें, पर समय पर भी अपनी नीचता दिखा देते हैं। बुद्धिमान लोगों का मानना है कि यदि दुष्ट के साथ दुष्टता से ही पेश आना चाहिए। नीम की जड़ में दूध डालने से उसमें मिठास नहीं आती है, चाहे शक्कर कितना भी डालो, चाहे आप कलेजा निकाल करके दे देना, यह तीन लोग कभी अपने नहीं हो सकते हैं। नंबर 1,
जिससे किसी व्यसन की लत लग जाती है, जैसे जुआ, शराब, गांजा, चरस, स्त्री संग आदि की, और दुष्ट नारियों के झूठे प्रेम में पड़ जाता है, वो अपनों को भी भुला देता है। नंबर 2, झूठ बोलकर धन कमाने वाला धन का अत्यंत लालची बन जाता है। नंबर 3, वेश्या और चापलूसी करने वाला पहले का शत्रु, यह कभी अपने नहीं होते, इन्हें अपना समझने वाला महामूर्ख कहलाता है। मेरी बातों को आपने नहीं माना, वो श्यार कहता है, आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। लो राजकुमार, मैं तुम्हारे लिए छोटी सी रस्सी डालता हूँ, तुम इस रस्सी को पकड़ करके कुएं से बाहर निकल आओ। इतना कहकर के उस श्यार ने छोटी सी रस्सी डाल करके कुएं में लटका दी और उसे ऊपर खींच लिया। आज वो राजकुमार जब कुआं से बाहर निकल करके आया, तब श्यार ने उससे कहा, हे राजकुमार, जाओ अब तुम अपने घर के लिए जाओ, लेकिन राजकुमार तुम होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, वे लोग जरूर तुम्हें कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे। दोस्तों, श्यार की इतनी बात को सुनने के बाद वह राजकुमार अपने राजमहल को लौट जाता है और अपनी नगरी में पहुंचने के बाद उसे एक भिखारी मिलता है। तब उस भिखारी के लिए राजकुमार ने अपने वस्त्र दान में दे दिए और उसके फटे हुए वस्त्र कपड़े लेकर के पहन लिए। राजकुमार वेश बदल करके अपने राजमहल में पहुंच जाता है। उसके पहुंचते ही एक विचित्र बात होती है। जैसे वो राजकुमार अपने महल में पहुंचा तो उसे देखते ही सोने का मृग जो था वह एकदम से आवाज देने लगा, हिरन नाचने लगा और दाना पानी भी खाने लगा। तब तो सोने का तोता भी खुशी से आवाजें करने लगा और वो भी खाने पीने लगा। राजकुमारी ने भी अपने आंसुओं को पोंछ डाला, उसके चेहरे पर खुशी झलक आई। दोस्तों, राजा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। राजा ने राजकुमारी से इस बात का कारण पूछा तो राजकुमारी कहने लगी, हे महाराज, मैंने आपके लिए पहले ही सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मजले राजकुमार ने आपके छोटे बेटे के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने आपके लिए भी धोखा दिया है, लेकिन आपका छोटा राजकुमार यहाँ पर आ पहुँचा है, जिसे देख कर के मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हो रही है। इसी राजकुमार के साथ में मेरा विवाह हुआ था और मैं अपने जीवन में इस राजकुमार के साथ ही रह सकती हूँ। राजा ने पूछा, वो कहाँ है पुत्री? तब जो व्यक्ति मेले कुचैले कपड़े फटे हुए पहने था, राजकुमारी ने उसी की तरफ इशारा कर दिया और कहा, हे महाराज, यह रहा आपका छोटा राजकुमार। दोस्तों, देखते ही देखते राजा ने अपने बेटे के लिए पहचान लिया। अब तो राजा की अपने बेटे के प्रति विचार बदल गए। पहले वो उसे बहुत बुद्धिहीन मानता था, लेकिन अब तो वो बड़ा समझदार और बहादुर मानने लगा। अपने छोटे वाले लड़के से बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगा। उसके बाद में राजा ने उस राजकुमार के लिए अपना राज सिंहासन सौंपना निश्चय कर दिया। बड़े और मजले राजकुमार ने अपने छोटे भाई के लिए धोखा दिया था, महाराज को भी धोखा दिया था। इस बात से महाराज उन दोनों से बहुत ज़्यादा नाराज थे। राजा ने उन दोनों के लिए अपने राज्य से निकाल दिया। इसके बाद में बड़ी हंसी खुशी के साथ में, धूमधाम के साथ में राजकुमारी का उस राजकुमार के साथ में विवाह हुआ और दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। दोस्तों, राजकुमार उस श्यार के लिए नहीं भूल पाया। उसने उसकी सहायता की थी। एक दिन समय निकाल करके वह जंगल में उसी श्यार के तलाश में निकला। बहुत ढूंढने के बाद उसने एक पेड़ के नीचे उस श्यार को बैठा पाया। उसी समय श्यार जो था वह बेचारा बहुत उदास था
और वो सियार पहले से और भी ज़्यादा दुबला पतला हो चुका था। राजकुमार को देखते ही सियार ने तुरंत उसे पहचान लिया और कहा, कहिए राजकुमार, आज आप इधर कैसे घूम पड़े? तब राजकुमार ने जवाब दिया, सियार भाई, आज मैं तुम्हें ही ढूंढने आया था, तुम मिल गए। चलो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे साथ आराम से रहना, वहाँ तुम्हें किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की भी दिक्कत हो रही है और शिकारियों का भी डर बना रहता है। सियार ने जवाब दिया, नहीं राजकुमार, मैं यहीं ठीक हूँ, और भला अब तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना? अब तुम्हारा काम जो हो गया था वह निकल गया, अब तुम सुखी रहो, अपने राज्य में रहो। तब राजकुमार कहने लगा, नहीं मित्र, तुमने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, इसके बदले में तुम्हारे लिए कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हें अपने साथ में रखना चाहता हूँ। अपने पास तुम्हें देखने के बाद राजकुमारी भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी, वो भी तुमसे मिलना चाहती है। तब सियार ने कहा, भाई तुम वास्तव में मुझे कुछ देना चाहते हो तो तुम मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में मैं एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर दिया, मैं सियार नहीं हूँ, मुझे जादू के प्रभाव से सियार बना दिया है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ के राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में यह राजकुमारी जो पत्नी है, यह मेरी छोटी बहन है। यदि तुम तीर चलाकर के मुझे मार दोगे तो आज उस जादू से हमेशा हमेशा के लिए मुझे मुक्ति मिल जाएगी, और उसके बाद में फिर से मैं अपने देश के लिए लौट जाऊंगा। दोस्तों, राजकुमार को सियार की यह बात सुनने के बाद बड़ा आश्चर्य होता है। उसने तुरंत ही अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और सियार के ऊपर छोड़ दिया। उस तीर के लगते ही वो सियार मर गया और उसी समय एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हो गया। फिर वे दोनों राजकुमार आपस में गले मिले और महलों के लिए वापस लौट आए। अपने भाई को देखकर के वह राजकुमारी भी बहुत प्रसन्न होती है।